दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। मैं आपका ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर धातु के भौतिक और यांत्रिक गुण, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ये हमारा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे सवाल होते हैं वो काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और बच्चे जो है इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देते और इसके अंदर बहुत सवाल आने की वजह से पास होने की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसके अंदर पॉइंट है धातु। धातु क्या होता है? धातु एक खनिज पदार्थ है जो सब प्रकार के इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मशीन, पुल, हवाई जहाज इत्यादि। हमें इस धातु की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी कि हम जो भी मेटल यूज़ करते हैं जीवन के अंदर उसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो जब भी आप किसी कंपनी में जाके काम करेंगे तो वहाँ आपको इसका उपयोग मिलेगा। क्योंकि कई बार जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछते हैं, और इस तरह के जो चैप्टर है इसके अंदर कई सवाल ऐसे होते हैं जो आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। वो कंपनी के लिए भी इंटरव्यू हो सकता है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए इसके अंदर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अगला इसका आगे पॉइंट है, आजकल मशीनिस्ट के लिए धातुओं के भौतिक और मैकेनिक गुण जानना अत्यधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसे विभिन्न प्रभाग बनाने होते हैं, जैसे डिजाइनिंग सेवाओं में आवश्यक विभिन्न घटक जैसे कि तापमान को बढ़ाना, लचीला बनाना, संपीड़न बनाना, बढ़ते प्रभाव को सूचित करना जैसे मांगों की पूर्ति करनी होती है। धातुओं के विभिन्न गुणों की जानकारी उसे अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने में मदद करती है। यदि उचित सामग्री या धातु का उपयोग न किया जाए तो कार्य टूट सकता है या उससे अन्य त्रुटियां भी आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी जॉब पे काम कर रहे हैं, मेटल के जॉब पे काम कर रहे हैं और उसकी हमको विशेषताएं नहीं पता है तो हम उसके अंदर नुकसान भी कर सकते हैं, हमारा टूल भी टूट सकता है, हमारी मशीन में भी खराबी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो इस मेटल से रिलेटेड होती हैं। हिस्सों में प्रयुक्त करते समय वे बेकार साबित हो सकती है, यानी कि जब उसको काम में लेते हैं तब भी अगर उसके रिलेटेड जॉब नहीं होता है या काम नहीं होता है या उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, वो काम में नहीं आता, तो वो हिस्सा हमारा पार्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हमको मेटल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। फिगर नंबर 1 यह दर्शाता है कि समान भार के अंतर्गत धातुएं किस प्रकार विकृत हो जाती हैं। विकृति की मात्रा पर ध्यान दें। यहाँ पर ये स्टील का रॉड है, एक ब्रास की रॉड है और एक लेड की रॉड है। इसके ऊपर अगर हथौड़ों से मार की जाती है तो स्टील का हमारा कम उसके अंदर डैमेज होता है, और ब्रास उससे ज़्यादा डैमेज होता है, और लेड जो है सबसे ज़्यादा डैमेज होता है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकृति आ जाती है। विकृति का मतलब यहाँ पे होता है कि उसकी शेप, साइज, आकार में परिवर्तन आ जाता है। अब धातुओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुण होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर पहला आता है रंग, दूसरा है वजन या उसकी विशिष्ट गुरुत्व, तीसरा है संरचना, चौथा है चालकता, पांचवा है चुंबकीय गुण और छठा है इसमें गलनीयता। यानी कि किसी भी धातु के अंदर अगर हमको भौतिक गुण जानने होते तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उसकी विशेषताओं को हमें ध्यान रखना होता है। उसके अंदर होता है पहला कि हम रंग से उसको कैसे पहचाने। विभिन्न धातु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए तांबे का रंग विशिष्ट लाल होता है, माइल्ड स्टील का रंग नीला या काला चमक वाला होता है। यानी कि हर मेटल का जो है रंग वो अलग अलग होता है और उसी हिसाब से उसकी पहचान भी हो जाती है। भार, दी गई मात्रा के आधार पर धातु के भार पहचाने जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम जैसी धातु का वजन बहुत कम होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 होती है, तथा लेड जैसी धातु का वजन अधिक होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 11.34 है। तो यहाँ पर जो हमारे एल्युमिनियम है वो हमारे लेड से हल्का है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 है और लेड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 11.34 है। इसके बाद संरचना। सामान्यतः धातु को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर विभक्त किया जा सकता है,
जब हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसकी छड़ के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, गड़ा लोहा और एल्युमिनियम की संरचना रेशेदार होती है तथा कच्चे लोहे और ब्रॉन्ज जैसी धातुओं की दानेदार संरचना होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर हम कई पेड़ की लकड़ियों को देखते हैं तो उनके बड़े बड़े जो कॉलम्स होते हैं उनको अगर काट करके देखते हैं तो उनके अंदर हमको अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखाई देते हैं जो कि उनके रेशों से बनते हैं। इसी तरह मेटल के अंदर भी उसकी आंतरिक संरचना वो अलग अलग होती है, किसी में रेशेदार होती है और किसी में दानेदार होती है। तो यहाँ पर कच्चे लोहे और ब्रॉन्ज जैसी धातुओं की दानेदार संरचना अंदर से होती है। और इसी तरह यहाँ पे गड़ा लोहा और एल्युमिनियम की अगर बात करें तो उसका जो संरचना अंदर से रेशेदार होती है। यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है, ये दे रखा है हमारे फेरिट गिवन डक्टिलिटी एंड स्लैग फाइबर इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये रॉट आयरन है, इसके अंदर फेरिट क्रिस्टल्स हैं और ये स्लैग फाइबर्स हैं। और नीचे हमारा जो चित्र दे रखा है वो दे रखा है फ्लैक ऑफ ग्रेफाइट रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव मैसेनेबिलिटी। यानी कि अगर आपकी ग्रेफाइट रिड्यूस होता है, ग्रेफाइट की मात्रा कम होती है तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ तो रिड्यूस होती है लेकिन जो है मैसेनेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। मशीन में उसके अंदर काम करना या मशीन पे काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा चालकता, जिसको हम अंग्रेजी में कंडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे छात्रों को अंग्रेजी के वर्ड हमें ज़रूर याद रखने चाहिए जो कि हमारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि कई बार कुछ सवाल इस तरह से आते हैं उसमें अंग्रेजी में ही हमें सवाल समझ में आता है, इसलिए इसको अंग्रेजी वर्ड अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चालकता, कंडक्टिविटी, थर्मल वाहकता और विद्युत चालकता सामग्री की गर्मी एवं विद्युत की चालन क्षमता के मापदंड हैं। धातुओं की चालकता में भिन्न भिन्न होती है। तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो विद्युत के तार होते हैं वो पहले एल्युमिनियम के चला करते थे, आजकल तांबे के चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत तेज़ी से दौड़ती है। और इसकी जगह अगर हम लोहा या और कुछ यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इतनी अच्छी हमको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि उसके अंदर तांबे की और एल्युमिनियम की जो है कंडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यदि कोई धातु चुंबक से आकर्षित होती है उसे चुंबकीय धातु कहते हैं। जंग रोधक स्टील धातु को छोड़कर अधिकतर सभी लोह धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं और सारी अधोह धातुएं और उनके मिश्रण चुंबक से आकर्षित नहीं होते। यहाँ पर स्टील को छोड़कर के जो लोह धातु होती हैं वो सारे चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो भी हमारे चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एक टूल दे रखा है, वुडन हैंडल दे रखा है। ये नॉन कंडक्टिविटी होती है, इसमें कंडक्ट हीट, ये जो टिप लग रही है कॉपर बिट जो लग रही है ये हमारी हीट की इसमें हीट जो आसानी से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए चित्र दिखाया गया है। और इसी तरह 5वें चित्र के अंदर दिखा रखा है इलेक्ट्रिकल केबल दिखा रखी है, इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर जो तार होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर ले जाने में, ट्रांसफ़र करने में सहायक होता है। लेकिन उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है जो उसके अंदर करंट नहीं पास होता, उसको हम इसीलिए उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तार के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके बाद है गलनीयता, धातु का वह गुण जिसमें गर्मी के कारण वह पिघलती है। कई धातुएं आकार में परिवर्तन होती है जिसमें अर्थात भिन्न भिन्न तापमानों पर ठोस से द्रव में बदलती हैं। स्टील अधिक तापमान पर ठोस से द्रव में पिघलती है जबकि लेड कम तापमान पर। टिन यहाँ पर 232 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, लेकिन टंगस्टन जो है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। यानी कि जो हमारा टंगस्टन की वो गलनीयता कम होती है टिन के मुकाबले में। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, ये चित्र जो होते हैं इसके अंदर बहुत कुछ दिया होता है, इसी के ऊपर कई बार एनसीईआरटी के अंदर जो सवाल होते हैं वो कई बार इसी पे आ जाते हैं, इसलिए चित्रों को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए और उसके अंदर क्या लिख रखा है उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। कई बार इसी चित्र के ऊपर आधारित सवाल भी आ जाता है। यह है ब्लो लैम्प जिसके अंदर से कि आग निकल रही है, गर्मी निकल रही है, और यहाँ पर एक सोल्डर है जो कि पिघल रहा है। सोल्डर मेटल एट ए लो टेम्परेचर देयरफॉर इट हैज़ ए हाई फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि सोल्डर जो वायर होता है वो कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है क्योंकि उसकी जो है हाई विजिबिलिटी होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसके अंदर गलनीयता ज़्यादा होती है और जल्दी वो पिघल जाता है कम टेम्परेचर पे। इसके बाद
उसके बाद आ रही है यांत्रिक प्रॉपर्टी। इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहली है तन्यता, जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, वर्धनीयता जिसको मेलेबिलिटी कहते हैं, कठोरता जिसको हम हार्डनेस कहते हैं, भंगुरता जिसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं, उसके बाद कड़ापन इसको हम टफनेस कहते हैं, शक्ति को हम टेनेसिटी कहते हैं और लचीलेपन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके अंदर सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की एक परिभाषा होती है जिससे आपको समझ में भी आएगा कि उसका मतलब क्या है। तो पहला है उसमें तन्यता, जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। एक धातु को तन्य तभी कह सकते हैं जब वह टूटे बिना तारों में परिवर्तित हो जाए। धातु का वायर में परिवर्तन होना तन्यता पर आधारित है। तन्य धातु सशक्त तथा लचीला होता है। तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातु इसके अच्छे उदाहरण हैं। कि यहाँ पर एक एक्सट्रूजन प्रोसेस दे रखा है जिसके अंदर इस मोटे तार को इस डाई में से छोटे छेद में से प्रेशर दे करके निकाला जा रहा है और यहाँ पर जो है उसके तार बनते जा रहे हैं। ए रॉड बीइंग ड्रॉन थ्रू ए डाई टू रिड्यूस इट्स डायमीटर रिक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि वह तार जिसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी होती है उसको ही हम यहाँ पे डाई के अंदर इस तरह से डाल करके उसके तार बना सकते हैं। तो तार बनाने के लिए उस पदार्थ की डक्टिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो टूटे भी नहीं और वो तार में भी परिवर्तित हो जाए। इसके बाद है आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। बढ़ने की योग्यता धातु का वह गुण है जिससे उसे टंकन या रोलिंग आदि के माध्यम से किसी भी दिशा में बिना टूटे विस्तारित किया जा सकता है। लेड वर्धनीयता धातु का अच्छा उदाहरण है, यानी उसको ठोक करके हम उसको जो शेप में परिवर्तन करें और वो वहाँ पे टूटे भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे लेड दिखा रखा है, यहाँ पे एक रिविट का भी चित्र दिखा रखा है जिसके अंदर हम इसको रिविट को यहाँ से ठोकते हैं तो इसकी शेप बदल जाती है लेकिन ये टूटता नहीं है। द रिविट नीड टू बी मोर फॉर्म ए मेलेबल मेटल टू विदस्टैंड दिस ट्रीटमेंट, यानी कि जो रिविट है उसका मेटल ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम ऊपर से अगर ठोके तो वो टूटे नहीं और वो शेप बदल जाए उसकी। तो ऐसे पदार्थ की ऐसी योग्यता जिसके अंदर उसको ठोकने पर या रोलिंग करने पर वो टूटे बिना जो है फैल जाए या उसका अंदर विस्तार हो जाए तो वो हमारी आघात वर्धनीयता कहलाती है। चित्र इसके अंदर 8 और 9 यही दिखाते हैं। ये भी हमारा आघात वर्धनीयता का एक उदाहरण है और ये ऊपर वाला भी आघात वर्धनीयता का एक उदाहरण है। इसके बाद है अगला कठोरता। हार्डनेस। कठोरता धातु की क्षमता का माप वह है जिसमें वह खरोंच, घिसाव आदि घर्षण सहती है जब उसे दांतेदार बनाया जाता है। धातु की कठोरता का परीक्षण फाइल आदि के अंकन द्वारा किया जाता है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर अगर हम खरोंच लगाते हैं या घिसाव करते हैं तो उसके अंदर उसका वो विरोध करता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे जो है ऐसे पदार्थों के अंदर कठोरता अच्छी होती है। जैसा कि यहाँ एक उदाहरण दे रखा है जिसके अंदर ये एक कांस्टेंट लोड है और ये बॉल है। व्हेन प्रेस्ड इनटू ए हार्ड मेटल द बॉल ओनली मेक ए शैलो इंडेंटेशन, और दूसरा है व्हेन प्रेस्ड इनटू ए सॉफ्ट मेटल द बॉल मेक्स डीप इंडेंटेशन, यानी कि एक ये सॉफ्ट हमारे पदार्थ की बनी हुई बॉल है और ये हार्ड पदार्थ की बनी हुई बॉल है। जब इसके ऊपर से हम लोड डालते हैं तो यहाँ पर बहुत हल्का सा उसके अंदर इंडेंट पड़ता है या गड्ढा पड़ता है, लेकिन अगर सॉफ्ट मेटल की बॉल के ऊपर अगर हम ऊपर से किसी हार्ड टूल से कोई प्रहार करते हैं तो उसके अंदर बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। इसी से पता चलता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हार्ड है या कठोर है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा भंगुरता। भंगुरता धातु का वह गुण है जो तोड़ने से पहले स्थायी विरूपण को स्थान नहीं देता। कच्चा लोहा एक अच्छा उदाहरण है जो प्रहार या झटके की स्थिति में मुड़ता नहीं पर टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कच्चा लोहा कांच के अंदर भंगुरता बहुत अधिक होती है, उसके ऊपर अगर जोर से प्रहार किया जाता है तो वो मुड़ता नहीं है बल्कि वह टूट जाता है। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पे चित्र भी दिखा रखा है। यहाँ पर एक ये मेटल का पीस है जिसके अंदर हार्ड हमने हथौड़े से मारा तो वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो ब्रिटलनेस इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। द इम्पैक्ट फोर्स ऑन द हैमर कॉज्ड द मेटेरियल टू ब्रेक एज इट्स प्रोसेस ब्रिटलनेस,
यानी कि इसके ऊपर जब हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वो मुड़ता नहीं है और वो टूट करके बिखर जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कड़ापन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टफनेस। कड़ापन धातु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रहार या अथवा झटके का प्रभाव सह लेता है। कड़ापन भंगुरता का विपरीत गुण है। गड़ा लोहा कड़ी धातु का कड़ी धातु का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर ये चीजल ऑफ द हैमर बिलो, तो यहाँ पर जो चीजल है उससे जब हम इसके ऊपर ठोकते हैं, चीजल के ऊपर जब हथौड़े से ठोका जाता है तो चीजल जो है हथौड़े के झटके को सहन कर जाती है। और इसके अंदर भंगुरता का ये विरोध करता है, क्योंकि अगर इसको भंगुरता होता तो ये टूट के बिखर जाती है, लेकिन इसके ऊपर जब झटका मारा जाता है चीजल के ऊपर तो ये नीचे वाली धातु को काटता है, ना कि ये ना टूटता है ना मुड़ता है। इसके बाद अगला है टेनेसिटी, जिसको हम हिंदी में हम शक्ति कहते हैं। धातु का बिना टूटे तन्य बलों के प्रभाव को सहन की क्षमता शक्ति कहलाती है। हल्का स्टील, गड़ा लोहा और तांबा सख्त धातु के अच्छे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टील, गड़ा लोहा और तांबा जो दे रखा है, आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, आपका सवाल ये आ सकता है कि निम्न पदार्थ में से सबसे अच्छी टेनेसिटी किस में से हो सकती है। तो उसके अंदर आपको 4 जो सवाल देंगे, ABCD 4 जो उत्तर देंगे ABCD, उनमें से तांबा हो सकता है, गड़ा लोहा हो सकता है या स्टील हो सकता है, और बाकी 3 अलग हो सकते हैं, उनमें से हमको छांटना होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो हमारा इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा लचीलापन, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लचीलापन धातु की वह शक्ति है जो लगाए गए बल समाप्त होने पर पुनः अपनी मूल रूप में आती है। अच्छी तरह ताप उपचारित स्प्रिंग लचीलेपन का एक अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब है कि यदि हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और बल लगाने पर वो बल लगाने पर वह खिंच जाती है, लेकिन जैसे हम उस बल को हटाते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो ऐसे गुण को उस पदार्थ का हम लचीलापन कहते हैं। तो जो स्प्रिंग वाले जो तार होते हैं उसके अंदर यही खासियत होती है कि जब उनको खींचा जाता है तो वो खिंच जाता है, लेकिन छोड़ने पर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। तो वो हमारा लचीलापन का गुण कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, मैं आपको निम्मी की बुक्स में से पढ़ा रहा हूँ, और आज के लिए इतना, काफ़ी बड़ा चैप्टर हो चुका है, ये वीडियो हो चुका है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।